हेलो फ्रेंड्स, बलबुद्धि विद्या पीसीएस चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम करंट अफेयर्स की दूसरी क्लास देखेंगे जिसमें हम फरवरी मंथ का करंट अफेयर देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सेक्शन है उत्तर प्रदेश का। पहला सेक्शन है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की फर्स्ट न्यूज़ है, गंगा एक्सप्रेस वे को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा। और ये जब लिंक एक्सप्रेसवे बनेगा तो उसकी जो लंबाई होगी वो 76 किलोमीटर होगी। गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा है और ये 12 जिलों में पड़ता है, जो कि मेरठ से प्रयागराज। मेरठ हमारा पश्चिम में पड़ता है और प्रयागराज पूर्वी। तो यानी कि ये पश्चिम से पूर्व को जोड़ने वाला एक एक्सप्रेसवे है और भारत का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। ठीक है, और इधर जेवर एयरपोर्ट के बारे में देख लेते हैं। जेवर एयरपोर्ट संचालन के बाद, अभी इसका संचालन नहीं हुआ है, तो संचालन के बाद ये वैश्विक स्तर पर तो फोर्थ सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा और उत्तर प्रदेश का फिफ्थ एयरपोर्ट होगा। ठीक है, और इसका जो निर्माण किया जा रहा है वो ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी द्वारा विकसित किया जा रहा है। ठीक, तो ये थी न्यूज़ कि गंगा एक्सप्रेसवे को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा और जोड़ने के बाद जो लिंक एक्सप्रेस बनेगा उसका उसकी जो लेंथ होगी वो 76 किलोमीटर लंबा बनेगा वो। सेकंड, नेक्स्ट पढ़ते हैं कि यूपी में देश का पहला बायोपॉलीमर प्लांट बनेगा। वो कहाँ पे बनेगा? लखीमपुर खीरी में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है, ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया जा रहा है अपने यूपी में ही, लखनऊ में। कहाँ पे किया जा रहा है? लखनऊ में। और इसकी जो घोषणा की है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा की गई है। और ये जो रक्षा गलियारा का एक पहल का हिस्सा होगा, यानी कि ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ये यूपी में जो यूपी डीआईसी, यानी कि यूपी उत्तर प्रदेश उत्तर मैं लिख देती हूँ, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तो ये इस पहल का हिस्सा होगा। क्योंकि यूपी डीआईसी जो है उसमें 6 शहर आते हैं, अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ। ठीक है, तो इस पहल का हिस्सा है ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण करना लखनऊ में। ठीक है, और इसकी जो घोषणा की है वो राजनाथ सिंह ने की है। इसका उद्देश्य क्या है, मतलब इसका उद्देश्य क्या है, इस पूरा जो ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण हो रहा है ये सब, तो यूपी और तमिलनाडु में रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करना। ठीक है, अब ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक, तो एक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, तीनों स्तर से ये काम करती है, यानी कि जल, थल और वायु, तीनों स्तर से ये काम करती है। और इसकी जो सीमा है, यानी कि रेंज कहाँ तक जा सकती है ये, तो 290 किलोमीटर है। और ये किस सिद्धांत पे काम करती है? फायर एंड फॉरगेट, मतलब दागो और भूल जाओ। इट मीन्स कि इसको छोड़ने के बाद में ये इसको किसी चीज की और की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये खुद से चलती है। और ये किसकी हेल्प से हो रहा है जो भी है, तो रशिया की हेल्प से हो रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल रशिया की हेल्प से हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है कतर्निया घाट वन्यजीव अभयारण्य। तो इसके बारे में ये चर्चा में क्यों था? क्योंकि यहाँ पर 40 टू 50 ईयर का एक नर हाथी का शव मिला है। ठीक है, इसलिए ये चर्चा में था। ये चर्चा का इस विषय था कि 45 से 50 साल का एक नर हाथी का शव मिला है यहाँ पे। कतर्निया घाट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पड़ता है? बहराइच जिले में पड़ता है। सन 1975 में इसकी स्थापना हुई थी और 1987 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर का दर्जा दिया गया था। और ये दुधवा टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। ठीक है, अगला बात करते हैं, सोलर निर्जलीकरण तकनीक विकसित हुई है आईआईटी कानपुर द्वारा। इसका उद्देश्य यही है कि किसानों की आय बढ़ाना और फसल बर्बादी को कम करना। ठीक,
अगली न्यूज़ है कि रडार फैक्ट्री और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यूपी में एक यूपी में बिझामाई गांव में ये खुल रही है, ठीक है। और इसका जो ये निर्माण किया जा रहा है वो भेल द्वारा किया जा रहा है, BHEEL, ठीक है। और कहाँ पे? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पास में। तो ये हमने यूपी के बारे में देखा फरवरी मंथ का, ठीक है। आगे बात करते हैं अन्य राज्यों के बारे में। अदर स्टेट का करंट अफेयर पढ़ेंगे फरवरी का। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना ये 1 दिसंबर 2018 से शुरू हुई थी, ठीक है। छोटे और सीमांत सभी भूमि धारकों को इसका लाभ दिया जाता है। पहले छोटे और सीमांत किसान थे, बट बाद में संशोधन होकर इसमें सभी भूमि धारकों को शामिल कर लिया गया था। और ये केंद्र प्रायोजित है, यानी कि इसमें सेंट्रल का कोई वित्त पोषित नहीं होती है, ये केंद्र द्वारा पोषित है। और कृषि मंत्रालय इसमें है, ये कृषि मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। ये मतलब इस टाइम क्यों इसकी चर्चा हुई है, क्योंकि इसकी 19वीं किस्त जारी हुई है और वो भी बिहार से हुई है। तो पीएम मोदी ने बिहार से इसकी 19वीं किस्त जारी की है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, बिहार की न्यूज़ है। गया जिले के पाषाण कला को जीआई टैग मिला, ठीक है। गया जिले के पाषाण कला को। बुद्ध महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? बोध गया में। तो कंफ्यूज नहीं होना, कभी बुद्ध महोत्सव से सारनाथ यूपी का ये लगा दो, तो बोध गया में मनाया गया था। अगला हमने जनवरी में पढ़ा था कि नेशनल गेम्स हुए थे उत्तराखंड में, 38th, ठीक है। तो उसमें अब ये देखना है कि फर्स्ट कौन आया और किसने स्वर्ण पदक जीते। तो पहली बार स्वर्ण पदक जीता बिहार ने, यानी कि बिहार ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता है राष्ट्रीय खेलों में। तो ये बिहार स्पेशल हो गया ये न्यूज़ तो। बट हम इससे और क्या देखते हैं कि इसमें नंबर 1 कौन आया है? सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, और सेकंड पे है महाराष्ट्र, ठीक है। नंबर 1 और नंबर 2 ये दोनों हैं। बट अगर हम देखें पदक किसको सबसे ज़्यादा मिले हैं, तो वो महाराष्ट्र है, यानी कि पदक के मामले में तो महाराष्ट्र है फर्स्ट। और ओवरऑल देखें, यदि ओवरऑल देखें ना, तो उसमें सर्विसेज नंबर 1 पे है और महाराष्ट्र सेकंड पे है। यानी कि ऐसा क्यों है इसमें डिफरेंस? तो ये इस वजह से है, पदक तो महाराष्ट्र को मिले थे, बट स्वर्ण पदक जो मिले थे ना वो सर्विसेज को मिले थे। तो ऐसा है रूल कि जिसको स्वर्ण पदक, यानी कि जिसको स्वर्ण पदक ज़्यादा मिलता है वो नंबर 1 पे आता है, चाहे उसके पदक ओवरऑल पदक कम क्यों ना हो, ठीक है। तो 39th नेशनल गेम्स कहाँ पे होने वाले हैं? वो मेघालय में होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मखाना बोर्ड। मखाना बोर्ड की स्थापना बिहार में की जाएगी, ठीक है। मखाना को 2022 में जीआई टैग मिला था, ठीक है। और 80% योगदान कुल मखाना उत्पादन में बिहार का है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं उधवा झील से। उधवा झील झारखंड की है, ठीक है। इसको अभी हाल ही में 89th रामसर साइट बनाई गई है ये, और ये झारखंड का एकमात्र पक्षी अभयारण्य है, ठीक है। तो और देख लेते हैं इससे पहले 88th, मतलब अभी फरवरी में ना 4 साइट्स को रामसर साइट्स बनाया गया है, ठीक है। तो पहला तो हो गया उधवा झील, यानी कि 89th, इनका नंबर भी याद रखना, ये 89th नंबर की है। अब हम कुछ और भी देख लेते हैं, 86th, 87 और 88। 86th कौन सी है? तमिलनाडु की थेरथंगल, ये भी पक्षी अभयारण्य है। 87th कौन सा है? सक्करा कोटाई, ये भी तमिलनाडु का है। और खेचोरोपल्ली, ये 88 है, सिक्किम का। तो इनके ये भी याद रखना है कि कौन सा 87 है, कौन सा 86 है, तो ये मैंने बता दिया है, ठीक है। अब इंडिया का नंबर कौन सा है? इंडिया 3rd नंबर पे आता है रामसर साइट्स में, और एशिया में 1st नंबर पे है, ठीक है। और इंडिया की भी अंदर की स्टेट्स की बात करें तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर साइट है, वो भी 20, और यूपी सेकंड नंबर पे है जिसमें है 10।
और नंबर 1 पे कौन है रामसर साइट में? यूनाइटेड किंगडम, जिसमें 176 है। और सेकंड पे है मैक्सिको, जिसमें 144 रामसर साइट्स हैं। ठीक है, तो ये था रामसर साइट से रिलेटेड कि उधवा झील को मिला है 89th और 88, 87, 86 को किस किस को मिला है, मतलब कौन कौन सी रामसर साइट बनी है, तो ये देख लीजिए। आगे बात करते हैं। 27th पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद बैठक हुई है, कहाँ पे हुई है? महाराष्ट्र में हुई है। और इसकी जो बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? वो हमारे गृह मंत्री करते हैं। और गृह मंत्री कौन है इस टाइम? अमित शाह जी हैं। ठीक है। और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद जो है वो 5 राज्य आते हैं इसमें। पहला है महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन दीव। ठीक है। और इसका गठन इसका गठन कब हुआ था? 1956 में हुआ था और जवाहरलाल नेहरू द्वारा हुआ था। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। ब्रूसेलोसिस रोग केरल में, मतलब केरल में फैला ये। और ये होता किससे है? जीवाणु से होता है। किससे होता है ये? जीवाणु से होता है। अभी ये हम अन्य राज्यों की न्यूज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है। इसमें है अगला, सरना धर्म कोड। सरना धर्म है एक, जो कि झारखंड का है। कहाँ का है? झारखंड का है। और ये आदिवासियों की एक मांग है। इस सरना धर्म जो मनाते हैं वो आदिवासी मनाते हैं झारखंड के। तो उन्होंने ये डिमांड रखी है कि जनगणना में आदिवासी का अलग कॉलम बनाया जाए। ठीक है। और ये सरना धर्म के जो लोग होते हैं, जो सरना धर्म मानते हैं, वो सरहुल त्योहार मनाते हैं। इससे ये पता चला कि सरहुल त्योहार कहाँ का है? झारखंड का है। अब आती है बात हमारी नेशनल पे। ठीक है। नेशनल का न्यूज़ हम पढ़ेंगे अब। तो राष्ट्र की पहली न्यूज़ है, 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है। और ये अभियान चलाया जा रहा है स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय द्वारा। कितने दिन का है? 100 दिन का। ठीक है, 100 दिन जरूर याद रखना। इसमें हो क्या रहा है कि 5 लाख से अधिक रोगियों का पता लगाना है कि टीबी उन्मूलन के कार्यक्रम में कितनी वृद्धि हुई है, मतलब टीबी उन्मूलन कितना हुआ है। और टीबी की बात करें तो ये जीवाणु से फैलता है। ठीक है। इससे इफेक्टेड जो होते हैं वो फेफड़े यानी कि लंग्स होते हैं। ये लंग्स को इफेक्ट करता है टीबी। और इसका जीवाणु का नाम क्या है? ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया। नेक्स्ट, नक्शा पायलट कार्यक्रम। ये किस राज्य द्वारा चलाया जा रहा है? मध्य प्रदेश। तो इसमें क्या होगा कि शहरी निकायों को कवर करता है। मतलब ऐसे ऑप्शन में इतना डिटेल नहीं पूछेंगे, बस ये पूछेंगे कि कहाँ का कार्यक्रम है, तो मध्य प्रदेश का है। बट इसमें शहरी निकाय को कवर करता है, यानी कि जो पारदर्शी भूमि रिकॉर्ड है ना, उसको तैयार करना। जैसे भूमि से रिलेटेड जितने भी विवाद होते हैं वो ना हो। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल में है अगली न्यूज़, भारत का उच्च शिक्षा परिदृश्य। तो ये नीति आयोग द्वारा जारी हुआ है। और इसमें क्या है कि विश्वविद्यालय और कॉलेज की रिपोर्ट दी गई है कि किस में विश्वविद्यालय और किस हिसाब से, मतलब उनका पूरा ब्यौरा दिया गया है, किसका? यूनिवर्सिटीज का और कॉलेजेस का। तो उसमें ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो में नंबर 1 पे है तमिलनाडु और नंबर 2 पे है हिमाचल। और विश्वविद्यालय घनत्व किसका सबसे ज्यादा है? तो वो सिक्किम का ज्यादा है। आगे बात करते हैं। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। और कब हुआ है? 13 फरवरी को हुआ है। और राष्ट्रपति शासन किसके अंतर्गत आता है? 356 आर्टिकल के अंतर्गत आता है। अब तक यूपी में 10 बार लग चुका है राष्ट्रपति शासन, और मणिपुर में भी 10 बार लग चुका है। यानी कि यूपी में और मणिपुर में 10-10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। राज्यपाल की शक्तियों की जांच, यानी कि राज्यपाल की जो शक्तियों की जांच हुई है वो तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा की गई है। ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने कुछ विधेयक संसद में, विधानमंडल में भेजा था, लेकिन राज्यपाल द्वारा राज्य विधेयकों पर में देरी का मुद्दा बना था। यानी कि राज्यपाल वहां पे कोई भी अपनी स्वीकृति नहीं दे रहा था, ना मना कर रहा था।
तो ये सब जो है ये सब मामला तमिलनाडु सरकार का है। ठीक है। और इस ये जो होता है यानी कि राज्यपाल जो द्वारा जो विधेयकों पर स्वीकृति वगैरह दी जाती है वो तो 200 आर्टिकल 200 में दी जाती है। और राष्ट्रपति द्वारा जो है वो 201 में होती है। नेक्स्ट है 6 महानगरों में मैनुअल स्केवेंजिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। यानी कि मैनुअल स्केवेंजिंग का मतलब है कि जैसे मतलब सफाई कर्मी होते हैं तो उनकी हेल्थ से रिलेटेड एक सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है इस बात पे कि उनकी हेल्थ का पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो 6 महानगरों में ये पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में। ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन है कला और संस्कृति। कला और संस्कृति में हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे महाकुंभ 2025 से रिलेटेड। तो ये कब से कब तक हुआ? 13 जनवरी से 26 फरवरी तक। कब से कब तक हुआ? 13 जनवरी से 26 फरवरी तक। और इसमें 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु इसमें आए। और इसमें 6 स्नान दिवस हुए थे। कितने स्नान दिवस हुए थे? 6 स्नान दिवस हुए थे। नेक्स्ट आदि महोत्सव न्यू दिल्ली में मनाया गया। राष्ट्रपति द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। और आदिवासी समुदाय की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत को उजागर करना इसका उद्देश्य है। आदि महोत्सव इसलिए मनाया गया है क्योंकि जितनी भी जनजाति हैं, ट्राइब्स हैं, उनकी उनकी सांस्कृतिक विरासत को उजागर किया जाए। नेक्स्ट कला और संस्कृति में अगला पॉइंट है, ये एक पॉइंट है कि महाकुंभ में नदी सफाई का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। ठीक है। नेक्स्ट आर्थिकी। आर्थिकी में है पहला पॉइंट, बीमा सुधारों के लिए दिनेश खारा समिति का गठन हुआ। तो बस इसे ऐसे याद कर लेना कि दिनेश खारा समिति किससे रिलेटेड है? बीमा सुधारों से रिलेटेड है। शहरों में बेरोजगारी कम हुई। तो इसकी एक रिपोर्ट आई है कि बेरोजगारी जो है वो कम हो गई है। तो इसमें रिपोर्ट में जो युवा वर्ग लिया गया था, मतलब जो लोग लिए गए थे वो 15 वर्ष से अधिक आयु के लिए गए थे। और 15 वर्ष और 15 वर्ष से अधिक। ठीक है। और इसमें पहले जब 2023 में देखी गई तो 6.5% बेरोजगारी थी। बट अभी जो ये दिसंबर दिसंबर से अप्रैल तक जब रिपोर्ट ली गई तो उसमें 2025 में तो उसमें जो बेरोजगारी दर है वो 6.4% है। यानी कि थोड़ी सी कम हुई है। और इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ठीक है। अगर हम राज्यवार देखें तो राज्यवार हिमाचल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है और गुजरात में सबसे कम बेरोजगारी है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, भारत टैक्स क्या है? भारत टैक्स 2025 ये मतलब है क्या? तो ये दिल्ली में आयोजित हुआ। और ये भारत में होने वाला सबसे बड़ा वैश्विक टेक्सटाइल आयोजन है। टेक्सटाइल मतलब कपड़ों से रिलेटेड। ठीक है। टेक्सटाइल कपड़ों से रिलेटेड है। ठीक है। तो ये भारत में होने वाला सबसे बड़ा वैश्विक टेक्सटाइल आयोजन है। नाम याद रखेंगे, भारत टैक्स। अच्छा, आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है तो उसमें पहले रेपो रेट में 0.25 की कमी हुई है। ठीक है। यानी कि पहले 6.50% थी, अब 6.25% हो गई है। क्या? रेपो रेट आरबीआई द्वारा जारी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, विदेशी पर्यटकों में वृद्धि हो गई है। और विदेशी पर्यटक सबसे ज्यादा आए कहाँ से हैं इंडिया में? बांग्लादेश से। नंबर सेकंड है संयुक्त राज्य अमेरिका से। और नंबर थर्ड है यूनाइटेड किंगडम से। तो ये हुआ हमारा कला और संस्कृति से आर्थिकी से रिलेटेड। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? अब तक हमने यूपी पढ़ लिया, अदर स्टेट का भी करंट अफेयर देख लिया, और नेशनल देख लिया। ठीक है। कला और संस्कृति भी देख ली, और आर्थिकी देख ली। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल की। इंटरनेशनल में तो ये विदेशों के बारे में थोड़ी सी चर्चा होगी। ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट है भारत और जापान साझेदारी।
यानी कि भारत और जापान के बीच में साझेदारी हुई है। और इस रिपोर्ट को जारी करा है, मतलब इस वार्ता को जारी करा है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी द्वारा। और इसमें ये बताया गया है कि जापान जो है वो फिफ्थ सबसे बड़ा स्रोत बन गया है भारत में विदेशी निवेश का, यानी कि एफडीआई का जो फिफ्थ स्रोत बना है वो जापान बन गया है। इतना याद रखेंगे बस। नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन का नया अध्यक्ष कौन बन गया है? भारत। बैठक हुई है इसकी मालदीव में। ठीक है, इसकी बैठक कहाँ पे हुई? मालदीव में। और इसका उद्देश्य क्या है? मत्स्य कर्मियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। आगे बात करते हैं, अमेरिका और रूस में वार्ता हुई है और ये वार्ता यूक्रेन युद्ध समाप्ति के लिए हुई है। ठीक है, और हुई कहाँ पे? सऊदी अरब में। आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 8th नंबर का हिंद महासागर सम्मेलन हुआ, कहाँ पे हुआ? मस्कट, ओमान में हुआ। और भारत की तरफ से एस जयशंकर विदेश मंत्री जी ने यहाँ वो वहां पर उपस्थित रहे। ठीक है, और मतलब प्रतिनिधि किया। भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कौन थे? एस जयशंकर जी। नेक्स्ट जो हिंद महासागर सम्मेलन होना है वो बैंकॉक थाईलैंड में होना है। आगे बात करते हैं भारत अमेरिका वार्ता। ये पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति वहाँ के हैं डोनाल्ड ट्रम्प के बीच में हुई है। और इसमें क्या क्या हुआ है? इसमें काफी मुद्दों पे बात हुई है, जैसे रक्षा पे, निवेश पे, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी पे। ठीक है, तो रक्षा पे क्या हुआ है? यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट पहल। निवेश पे एक मिशन चलाना है, इंडिया अमेरिका की हेल्प से चलाएगा, तो मिशन 500। तो क्या है, 2030 तक जो बाइलेटरल मतलब द्विपक्षीय व्यापार है वो 500 अरब डॉलर करना है। ठीक है, वो क्या करना है? 500 अरब डॉलर करना है। आगे बात करते हैं ऊर्जा की। तो ऊर्जा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की इस में भारत को पूर्ण सदस्य बनाया जाएगा। तो इसमें अमेरिका उसकी हेल्प करेगा। फोर्थ जो क्षेत्र है वो है प्रौद्योगिकी। तो प्रौद्योगिकी पर अमेरिका भारत ट्रस्ट पहल शुरू की जा रही है, जिसमें इंडस इनोवेशन, इंडस एक्स और निसार मिशन। तो हमने कल पढ़ा था ना, निसार इसरो और नासा का था। तो नासा कहाँ के? अमेरिका की है, अंतरिक्ष एजेंसी है। तो ये हमारा नासा और इसरो का था। ठीक है, तो इसरो इंडिया का है और नासा जो है वो अंतरिक्ष एजेंसी है अमेरिका की। तो ये क्या क्या चल रहा है प्रौद्योगिकी में? इंडस इनोवेशन चल रहा है, इंडस एक्स चल रहा है, निसार मिशन चल रहा है। तो कुछ भारत अमेरिका के बीच में आपसी सहयोग से क्या क्या चीजें चल रही हैं, तो ये उनके बारे में था। अब बात करते हैं भारत और फ्रांस के बीच में क्या क्या चल रहा है। तो परमाणु ऊर्जा पर क्या बात हुई है कि जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाया जाएगा। रक्षा में आइनश वाकशीर, जो कि हमने कल पढ़ा था ना, तो वो नौसेना में शामिल हुई, किसकी हेल्प से? फ्रांस की हेल्प से। भारत फ्रांस एआई रोड मैप लॉन्च हुआ है। और भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 घोषित हुआ। और एक पॉइंट और है जो कि इम्पोर्टेंट है कि मार्सिले में, मार्सिले कहाँ पे? फ्रांस में है। तो वहां पे भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया गया। ठीक है, जब ये वार्ता हुई फरवरी के मंथ में। ठीक है, तो मार्सिले में भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे मतलब लंबे तरीके से तो नहीं पूछे जाएंगे इतने बड़े बड़े, बट ये पूछ सकते हैं कि आइनस वाकशीर किसकी हेल्प से ली गई। ठीक है, नौसेना में शामिल हुई तो फ्रांस की। और एआई रोड मैप लॉन्च हुआ है तो किस देश के बीच में? तो भारत और फ्रांस। इस तरीके से ये बीच बीच में से क्वेश्चन बन सकते हैं, लाइक निसार मिशन किसके बीच में चल रहा है? नासा और इसरो। तो मिशन 500 क्या है? तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी इतना मतलब ये पता होना चाहिए कि मेन मेन क्या है जो मैंने टिक करा है, जैसे मिशन 500 है, यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट है, ये सब। आगे है पोर्शन साइंस एंड टेक का। साइंस एंड टेक में फर्स्ट है स्फेरेक्स टेलीस्कोप। स्फेरेक्स टेलीस्कोप नासा का है और इससे क्या हुआ है कि आकाश का ये सर्वेक्षण करेगा। ठीक है, आगे है ग्लेन बैरे सिंड्रोम के मामले कहाँ पे पाए गए? आंध्र प्रदेश में पाए गए। और ये मतलब ऑटो इम्यून विकार है। क्या है ये? ऑटो इम्यून विकार है। आइंस्टीन रिंग ईएसए द्वारा खोजी गई। ईएसए द्वारा यूरोपियन यूरोपियन
स्पेस एजेंसी, ईएसए की फुल फॉर्म ये है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। तो आइंस्टीन रिंग कहाँ पे खोजी गई? ईएसए द्वारा खोजी गई। आइंस्टीन रिंग मतलब ये जैसे हमारी आकाशगंगा होती है तो उसके चारों तरफ एक रिंग बनी, तो उस चीज को देखा गया। नेक्स्ट बात करते हैं क्रू 10 मिशन में बदलाव। तो नासा ने स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल की जगह एनवेडर कैप्सूल का उपयोग अब ये करेगा। और हमने कल पढ़ा था आईएसएस, यानी कि 2035 तक हमें आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमें बनाना है, ठीक है। तो वो 2035 तक का लक्ष्य था। तो उसमें ये मिशन, ये जो चेंज करा है वो हेल्प करेगा, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ये जो चेंज करा है क्रू 10 मिशन, तो वो हेल्प करेगा स्थापित करने में। अगला इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एआई एक्शन समिट कहाँ पे हुई है? पेरिस में हुई है। कहाँ पे हुई है? पेरिस में हुई है। और कौन सहयोग करता था? फ्रांस सहयोग करता था, ठीक है। सहयोगकर्ता कौन था? फ्रांस। अभी हमने यहाँ पे देखा था भारत फ्रांस एआई रोड मैप लॉन्च, तो ये वही है, ठीक है, एआई एक्शन समिट वही है। आगे बात करते हैं पांडोरा मिशन। पांडोरा मिशन नासा का है और इसमें है कि दूरस्थ ग्रहों के वायुमंडल का अध्ययन किया जाएगा, ठीक। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी संरचना, उसका नाम है क्यूबिपू, इसे ऐसे ही याद कर लेना, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी संरचना की खोज हुई है, ठीक है, क्यूबिपू। CET-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तमिलनाडु में। और किसके द्वारा? इसरो द्वारा। ये वन लाइनर टाइप ही है क्वेश्चन, तो इनको ऐसे ही याद करना, ठीक है। आगे बात करते हैं सुपर अर्थ। सुपर अर्थ का नाम क्या है? HD 20794 D की खोज हुई है। और ये सुपर अर्थ है क्या? मतलब ये एक ग्रह है, प्लेनेट है ये एक। तो इस प्लेनेट की एक नई मतलब खोज हुई है, इस प्लेनेट का नाम ये है, ठीक है। इसरो का 100वां मिशन लॉन्च हुआ है और कहाँ से हुआ है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से ये लॉन्च हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और केंद्र कौन सा था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। रॉकेट का नाम है GSLV F-15, याद कर लेना। और उपग्रह का नाम है NVS-2। NVS-2 ये नेविगेशन सैटेलाइट थी। कैसी सैटेलाइट थी? नेविगेशन सैटेलाइट थी। देखिए जो मैं बीच बीच में बता रही हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब लिखने के अलावा जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो ये हमने साइंस एंड टेक का पढ़ा, ठीक है। अब हम बात करते हैं पर्यावरण से। ये जितना भी है फरवरी का करंट अफेयर, ये सब निचोड़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब पूरे महीने का 7 से 8 पेजेस में ये कवर है, तो ये मान के चलिए ये बहुत निचोड़ है, ठीक है। तो इसे ध्यान से पढ़ना। पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं। और इसमें ये पहला न्यूज़ है कि पिघलते ग्लेशियर से समुद्र स्तर में वृद्धि हो गई है। आपने अभी न्यूज़ में देखा होगा कि ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल रहे हैं, तो उससे समुद्र का जो वाटर लेवल है ना वो इंक्रीमेंट हो रहा है। तो वो कितना इंक्रीमेंट हो गया? 2 सेंटीमीटर इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। और ऐसा कब से कब तक हुआ? 2000 से सन 2023 तक ये देखा गया। सबसे अधिक गिद्ध आबादी वाला राज्य हमारा मध्य प्रदेश बन गया है, यानी कि सबसे ज्यादा गिद्ध यानी कि वल्चर्स पाए जाते हैं। जल अंतराल की एक रिपोर्ट आई है, तो उसमें ये बोला गया है कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन सबसे ज्यादा प्रभावित है, यानी कि वाटर गैप, इसे हम बोल सकते हैं वाटर गैप। मतलब जैसे नवीकरणीय जल उपलब्धता और उपभोग के बीच अंतर। जल अंतराल क्या होता है? कि जितना वाटर अवेलेबल है, जैसे किसी पर्टिकुलर एरिया में कितना वाटर अवेलेबल है, ठीक है, और वहां के लोग कितना यूज कर रहे हैं, तो इसके बीच में बहुत ज्यादा गैप आ रहा है। तो ये चीज है, तो ये देखी गई है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में। नेक्स्ट बात करते हैं पुणे रिवर फ्रंट परियोजना। इसका ये परियोजना चलाई जा रही थी पुणे महाराष्ट्र में, तो इसका विरोध चल रहा है, क्योंकि कोई भी परियोजना है या कुछ भी है तो वो वहाँ पे अगर आपको बांध बनाने हैं या परियोजना चलानी है तो वहाँ पे पेड़ों की कटाई चलती है, कुछ पेड़ काटने पड़ते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो चिपको विरोध चल रहा था, चिपको आंदोलन से नाम से पता होगा, जो
उत्तराखंड में चलाया गया था, तो इसी से याद रखना कि चिपको विरोध चलाया गया। और ये जो परियोजना थी वो मूला मुथा नदियों के बीच में चलाई जा रही थी। तो न्यूज़ में ये था कि बस जो पुणे रिवर फ्रंट परियोजना है उसका विरोध चल रहा है। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं दिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे है? असम में है। और ये क्यों चर्चा में था? क्योंकि यहाँ पे तेल अन्वेषण पर विवाद चल रहा था। मतलब वहाँ पे तेल, प्राकृतिक खनिज तेल की स्रोत पाए गए थे। तो वहाँ पे मतलब कुछ परमिशन वगैरह नहीं ली गई थी सही से, और प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं हुए थे, तो इस वजह से वहाँ पे विवाद चल रहा है। ब्रायोसिप्लस भारा भारटिकस, ये क्या है? ये वाटर फ्ली की नई प्रजाति है। तो इसे बस ऐसे ही याद कर लेना, ब्रायोसिप्लस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया? 2 फरवरी को। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम जरूर याद रख लेना, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि का संरक्षण। रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? सन 1971 में। कहाँ पे हुआ था? ईरान में। नेक्स्ट बात करते हैं रिपोर्ट और सूचकांक की। तो पहली रिपोर्ट है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रेपुटेशन रैंकिंग 2025। ये कौन जारी करता है? टाइम्स हायर एजुकेशन, टीएचई द्वारा जारी की जाती है। इसमें हमने वैश्विक स्तर पे देखे तो नंबर 1 हार्वर्ड विश्वविद्यालय है, जो कि अमेरिका में पड़ता है। और मैसूचेट्स इंस्टीट्यूट है, वो भी अमेरिका का ही है। तो नंबर 1 पे और नंबर 2 दोनों पे ही अमेरिका के इंस्टीट्यूट हैं। इंडिया से आईआईएससी बेंगलोर है और सेकंड पे आईआईटी दिल्ली है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, ये जितने भी सूचकांक रिपोर्ट है ना, ये वन लाइनर में पूछी जा सकते हैं। लाइक भारत की रैंकिंग पूछ सकते हैं, और फर्स्ट देश भी, और किसके द्वारा जारी होती है। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक सीपीआई 2024 की रिपोर्ट है। इसको जारी कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा ये जारी की जाती है। इंडिया की रैंकिंग 96 है, और फर्स्ट है डेनमार्क, लास्ट नंबर है दक्षिणी सूडान का। नेक्स्ट रिपोर्ट की बात करते हैं, जलवायु जोखिम सूचकांक 2025। तो इसको पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा, एक पर्यावरण थिंक टैंक है जर्मन वॉच, उसके द्वारा जारी किया जाता है। और भारत की रैंकिंग जो है वो 6th रैंक है। कौन सी रैंक है? 6th रैंक है। रैंक जरूर याद रखनी है इंडिया की। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में 2025 की रैंक है, सॉरी 2025 की रिपोर्ट है, तो उसमें भारत की रैंकिंग है 4th। कितनी रैंक है? 4th रैंक है। फर्स्ट पे यूएसए है। मतलब ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री, मतलब जिसकी जो मिलिट्री है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट कौन जारी करता है? WEF जारी करता है। इसको बस ऐसे ही कि कौन जारी करता है ये याद रख लेना, क्योंकि इसमें भारत, मतलब इसमें कोई रैंकिंग वगैरह नहीं दी जाती है। ठीक है। और जलवायु परिवर्तन पर चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट जारी हुई है, और ये कौन जारी करता है? UNFCCC द्वारा जारी होती है। और इसमें GHG मतलब ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 7.93% की कमी दर्ज हुई है, जो हमने जनवरी में भी पढ़ा था अभी, परसों। ठीक है, तो उसमें यह था कि ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कमी दर्ज हुई है, और ये रिपोर्ट किसने जारी करी है? UNFCCC ने जारी करी है। ग्रीन हाउस उत्सर्जन में सबसे ज्यादा मतलब कौन सा क्षेत्र है जो कि ग्रीन हाउस प्रोड्यूस करता है? तो वो ऊर्जा क्षेत्र है, सेकंड पे कृषि है, और थर्ड पे औद्योगिक इंडस्ट्रियल जितने भी काम होते हैं उनसे जो ग्रीन हाउस, उनसे जो गैसेस निकलती है, तो वो थर्ड पे है। सेकंड पे कृषि है, फर्स्ट पे ऊर्जा है। ठीक है। आगे बात करते हैं राज्यों में पंचायतों का विकेंद्रीकरण। मतलब जैसे डिसेंट्रलाइजेशन होता है राज्यों में, जो हमारी त्रिस्तरीय चल रही है, मतलब त्रिस्तर पे काम होता है। ठीक है, तो उसमें पंचायत में सबसे ज्यादा जो विकेंद्रीकरण, यानी कि किस राज्य में सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है पंचायतों का, तो वो कर्नाटक नंबर 1 पे है और केरल सेकंड पे है। यूपी की 5th रैंक है, तो यूपी की जरूर याद रख लेना। सबसे नीचे जो है वो दादर नगर हवेली दमन दीव है। तो ये रिपोर्ट और सूचकांक से रिलेटेड था। अब देखते हैं हम योजना। इसमें पहली योजना है स्वावलंबी कार्यक्रम। तो ये असम और मेघालय दोनों की एक संयुक्त कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और इसमें मंत्रालय है, मतलब एक आयोग है नीति आयोग, और मंत्रालय है कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय। इसका लक्ष्य यही है कि 600 महिला छात्राओं को प्रशिक्षण देना है। आगे, भारत में
इसकी और मतलब एक्स्ट्रा जीके मान के चलिए, एक रिपोर्ट जीके है ये। तो भारत में महिला उद्यमिता के बारे में हम देखें तो कुल एमएसएमई कितने हैं इंडिया में? 63 मिलियन एमएसएमई है, ठीक है। और एमएसएमई में जो महिला हैं वो वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परमाणु ऊर्जा मिशन चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें क्या है कि 2033 तक 5 स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर को चालू करना है। कब तक करना है? 2033 तक। कितने? 5 स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे। और 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित करना। 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन, ये तो हमने कल भी देखा था। और 2031-32 तक परमाणु ऊर्जा 8,180 मेगावाट से 22,480 मेगावाट करना, ठीक है। तो ये परमाणु ऊर्जा मिशन से रिलेटेड फैक्ट थे, इनको याद कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय भाषा पुस्तक योजना। तो ये योजना क्यों चलाई जा रही है कि पुस्तकों को डिजिटल उपलब्ध कराना, ठीक है। तो इसका नाम भारतीय भाषा पुस्तक योजना। तो इस नाम याद रखना जरूर, क्योंकि मतलब नाम में थोड़ा और चेंज करके कुछ भी दे सकते हैं, तो उसको फिर वहां पे बैठ के कंफ्यूज होना पड़ जाए। तो इससे अच्छा आप इसे अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट है अभी जो फरवरी में बजट आया है, तो वो विकास सर ने पढ़ा रखा है आई दृष्टि में, तो उससे देख लेना। बाकी मैं छोटे छोटे पॉइंट्स बता रही हूँ। तो कपास उत्पादकता मिशन 2025-26 में इसकी घोषणा हुई है, और ये 5 साल के लिए चलाया जाएगा। और इसमें जो आवंटित हुई है राशि, वो 500 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। और कपास में नंबर 1 पे जो हमारा भारत का स्टेट है वो गुजरात, सेकंड पे महाराष्ट्र और थर्ड पे तेलंगाना है। तो इतना याद रखेंगे। अगला है पीएम धन धान्य योजना, इसकी भी बजट में घोषणा हुई है, और निर्मला सीतारमण जी ने इसकी घोषणा करी है। ये 100 जिलों में चलाया जाएगी ये योजना, और 1.7 करोड़ छोटे और सीमांत किसान इसमें लाभान्वित होंगे। वित्त पोषित ये नाबार्ड द्वारा होगी, ठीक है। और मंत्रालय कृषि कल्याण मंत्रालय इसमें ये इसके द्वारा चलाई जाएगी। उद्देश्य क्या है? मेन है उद्देश्य, ठीक है। तो कृषि की उत्पादकता बढ़ाना, फसल कटाई के बाद जो भंडारण होता है, यानी कि फसलों को कहाँ जो अ, इनको रखा जाएगा, जैसे गेहूं चावल ये सब कट वट के आते हैं, तो इनको कहाँ भंडारण इसका सुरक्षित रखा जाएगा, वो सब। और सिंचाई ये सब बढ़ाना। तो इन सब का लक्ष्य ओवरऑल कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना है, ठीक है। तो ये 2 योजनाएं, एक तो मिशन है कपास उत्पादकता मिशन, और एक पीएम धन धान्य योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या याद करना है? तो 1.7 करोड़ छोटे और सीमांत किसान हैं, और कितने जिले हैं? 100 जिले। आगे है नोदी बंदन योजना, वेस्ट बंगाल के द्वारा चलाई जा रही है। और ज्ञान भारतम योजना, ज्ञान भारतम योजना 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का संरक्षण किया जाएगा। मतलब ये भी बजट में ही बताया गया है कि 1 करोड़ से अधिक जितनी भी पांडुलिपि हैं, पांडुलिपि मतलब कोई भी चीज जो हस्तलिखित हो, और जिसका रिकॉर्ड मतलब जो 75 एटलीस्ट 75 साल से पुरानी हो, 75 साल, ठीक है। और हस्तलिखित होनी चाहिए, जैसे पत्तों वगैरह पे लिखे जाते थे पहले, तो वो होती हैं पांडुलिपियां। तो उनको संरक्षण देना है, और ये योजना चलाई जा रही है, ठीक है। और इसका नाम जरूर याद रख लेना, ज्ञान भारतम योजना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय क्रिटिकल खनिज मिशन। तो ये 7 वर्षों के लिए चलाया जा रहा है, और 7 वर्ष मतलब 2024 से लेकर 2031 तक। और रुपए हैं इसमें 34,300 करोड़ रुपए आवंटित। उद्देश्य यही है कि खनिजों का आयात कम करना, मतलब बाहर से जितने भी मिनरल्स आते हैं इंडिया में, तो उनको कम उन उनको कम करना, ठीक है। मतलब भारत को ओवरऑल आत्मनिर्भर बनाना। मंत्रालय कौन सा है? खनन मंत्रालय है। नेक्स्ट है विकसित गांव विकसित उड़ीसा। तो नाम से पता चल रहा है उड़ीसा की योजना है, और इसमें गांव वगैरह को विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं उद्योग, ठीक है। तो उद्योग से रिलेटेड क्या है?
पहला है ग्रामीण क्रेडिट स्कोर। ये स्वयं सहायता समूह जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं और ग्रामीण लोगों को ऋण उपलब्ध कराना है। तो ये एक ग्रामीण क्रेडिट स्कोर करके लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित हुई है, किसके द्वारा? टाटा स्टील द्वारा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, पहली है, तो कंपनी का नाम पूछ सकते हैं, टाटा स्टील द्वारा। ये है दो रिपोर्ट, फ्यूचर ब्रांड 2024 इंडेक्स, और ये इंडेक्स है, सॉरी रिपोर्ट नहीं है, ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024। तो फ्यूचर ब्रांड में शीर्ष स्थान है सैमसंग का, ये दक्षिण कोरियाई की कंपनी है सैमसंग, दक्षिण कोरिया की। और इंडिया से है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, RIL। ठीक है, नंबर 1 पे है रिलायंस इंडस्ट्री, और वैश्विक स्तर पे देखें तो सैमसंग है। अगर गार्जियनशिप की यानी कि ब्रांड गार्जियनशिप इनकी ऑनर वगैरह में कौन नंबर 1 पे है, तो ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी होती है, और नंबर 1 पे है मुकेश अंबानी जो कि भारत के हैं, और विश्व में देखें तो हुआ तेंग मा, ये चाइना के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, लास्ट सेक्शन है सार संक्षेप। नेक्स्ट है सार संक्षेप। ठीक है, तो इसमें हम सार संक्षेप में देखेंगे त्योशो त्योशो ग्ले। ठीक है, त्योशो गालिए, तो ये इनको मिला है मैसेज वर्ल्ड का अवार्ड। ठीक है, और विश्वा राजकुमार मेमोरी लीग त्योशो ग्याले जो है, इनको मैसेज वर्ल्ड का अवार्ड मिला है। और विश्वा राजकुमार सेकंड पे है, मेमोरी लीग विश्व प्रतियोगिता 2025 का खिताब जीता है इन्होंने। ठीक है, दोनों याद हो गए। थर्ड पे BCC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है मनु भाकर को, ये भारतीय पिस्टल निशानेबाज हैं। गुलवीर सिंह 5000 मीटर इंडोर दौड़ में 13 मिनट की सीमा तोड़ने वाले पहले भारतीय बने हैं। नेक्स्ट है जैकॉब क्लिम्बो, ये उगांडा के धावक हैं जिन्होंने 56 मिनट 42 सेकंड में हाफ मैराथन रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रचा था। ठीक, आगे है नियुक्तियां। नियुक्ति में बात करें, शक्तिकांत दास जो कि PM मोदी के प्रधान सचिव 2 बने हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली की फोर्थ महिला मुख्यमंत्री बनी है। विवेक जोशी ये चुनाव आयुक्त बने हैं। और V अनंथा नागेश्वर ये मुख्य आर्थिक सलाहकार का इनका कार्यकाल बढ़ा है, कितना? 2 साल का। नेक्स्ट है ज्ञानेश कुमार, ये पूछने के चांसेस हैं। ज्ञानेश कुमार ये 26 नंबर के हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त। अभी जो मैंने बताया डॉक्टर विवेक जोशी ये चुनाव आयुक्त हैं, और ये हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। नेक्स्ट तुलसी गवार्ड ये अमेरिका की नई राष्ट्रीय खुफिया निदेशक बनी हैं। 7th नंबर पे है वार्ड वी वेवर, ये बेल्जियम के नए PM बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये था सार संक्षेप। ठीक है, तो इसमें हमने ये देखा कि कौन क्या बना है, नियुक्तियां देखी। उसके बाद हम बात करते हैं पुरस्कार की। तो पुरस्कार में है 67th वैश्विक ग्रैमी अवार्ड्स मिले हैं। तो ये कहाँ पे हुए हैं? कैलिफोर्निया, अमेरिका में। और इसमें रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है नॉट लाइक अस। ये किसने गाया है? ये ग्रैमी अवार्ड गानों से रिलेटेड है, संगीत से रिलेटेड है। ठीक है, संगीत से रिलेटेड है। तो नॉट लाइक अस किसका है? केंड्रिक लैमर का है। और एल्बम ऑफ द ईयर किसको मिला है? तो ये मिला है काउबॉय कार्टर को। ये किसने गाया है? बेयोंसे ने। भारत से कौन है जिन्हें बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट श्रेणी का अवार्ड मिला है? वो है चंद्रिका टंडन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रैमी अवार्ड्स में। तो मतलब बाहर के याद करना नहीं करना, लेकिन इंडिया का जरूर याद कर लेना। चंद्रिका टंडन को मिला है उनकी एल्बम त्रिवेणी के लिए। आगे स्कॉच अवार्ड 2024 ये मिला है नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना को। अगला है BCCI वार्षिक पुरस्कार, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे हुए? हैदराबाद में हुए। और इसमें
काफी सारी कैटेगरीज हैं तो उनको देखते हैं। जसप्रीत बुमराह को मिला है पॉली उमरिगर अवार्ड। स्मृति मंधाना अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर का अवार्ड मिला है। और सर्वाधिक विकेट किसने लिए? दीप्ति शर्मा। सर्वाधिक रन किसने बनाए? स्मृति मंधाना ने। कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला? सचिन तेंदुलकर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बीसीसीआई स्पेशल अवार्ड मिला है रविचंद्रन अश्विन को। अब हम निधन देख लेते हैं किस किस के फरवरी महीने में निधन हुए हैं। तो आचार्य सत्येंद्र दास जो कि राम मंदिर के पुजारी थे, तो इनका निधन हो गया है। ब्रायन मर्फी, ये अमेरिका के अंग्रेजी अभिनेता थे, इनका निधन हो गया है। सैम नेजुमा नामीबिया के राष्ट्रपति थे, तो इनका निधन हो गया है। सम्मेलन में बात करें तो बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन हुआ है गुजरात गांधीनगर में हुआ है। ठीक है, तो बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 7 से 11 फरवरी के बीच में हुआ है ये। नेक्स्ट बात करते हैं बुक्स की। तो 2 बुक्स हैं, नया प्रतीक मैं हूं। ये किसने नया प्रतीक मैं हूं, सावरकर और तथ्य, लिखी किसने है? अरुण शौरी ने। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय पुनर्जागरण का शुभारंभ। तो ये मोदी दशक, ये किसकी बुक है? ये पूरा नाम है भारतीय पुनर्जागरण का शुभारंभ मोदी दशक, ये पूरा नाम है। और ये लिखी किसने है? डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित ने। आगे है सैन्याभ्यास। तो सैन्याभ्यास में पहला है साइक्लोन 2025। तो ये किसके बीच में हुआ? भारत और मिस्र के बीच में होता है। और कहाँ पे हुआ? इंडिया में, राजस्थान में हुआ। विंग रेडर ये भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना, ये मतलब इंडिया के ही दोनों में होता है, यानी कि भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के बीच में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं खेल की। तो आईसीसी अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 का कहाँ पे हुआ? मलेशिया में हुआ। विजेता कौन रहा? भारतीय महिला टीम, उसकी कप्तान थी निकी प्रसाद। और पुरस्कार किसको मिला? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, तो गोंगाडी त्रिशा, ये इंडिया से हैं, तो इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुई, ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी विजेता कौन रहा? तो महिला टीम, भारतीय महिला टीम इसकी विजेता रही। एशियन गेम्स 9th नंबर के थे, शीतकालीन खेल थे ये एशियन। कहाँ पे हुए? चाइना में हुए। और इसका जो शुभंकर है वो है बिनबिन और निनी। इसका शुभंकर क्या था? बिनबिन और निनी। सर्वाधिक पदक चाइना को मिले थे, यानी कि चाइना में ही हुए थे ये शीतकालीन खेल और चाइना ने ही सर्वाधिक पदक जीते थे। 10 नंबर का जो एशियन विंटर गेम्स है वो कहाँ पे होगा? सऊदी अरब में। आगे बात करें खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025, ये कहाँ पे होंगे? कहाँ पे हो गए हैं ये फरवरी मंथ में? तो लद्दाख में। और शीर्ष पर कौन था? लद्दाख ही था। तो ये कहाँ पे हुए हैं और शीर्ष पर कौन था? बस 2 ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। भारतीय पुरुष स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती? पंकज आडवाणी जी ने जीती। और हमारा लास्ट है शतरंज। तो शतरंज में एक टाटा स्टील मास्टर्स चैंपियनशिप होती है, तो वो नीदरलैंड में हुई थी। और ये किसने जीती? आर प्रज्ञानंदन ने जीता इसका अवार्ड। ठीक है, तो ये थे हमारे फरवरी के करंट अफेयर। तो इस तरीके से हम 6 to 7 मंथ्स के हम करंट अफेयर को आराम से देख लेंगे। इसको 2 से 3 बार देखिएगा और अच्छे से याद करिएगा। कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट में पूछ लेना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक यू सो मच।